हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के ऊपर है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 3 है। ये वीडियो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में ऐसे सारे बहुत सारे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, प्लस मेंस में देखिए पेपर नंबर 2 जो जीएस का है उसमें एक ना एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिलेटेड होता ही होता है। इसके अलावा जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या एग्रीकल्चर ऑप्शनल है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बिहार की इकॉनमी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो सेंटर लेवल पे है। मतलब उसका मेन कारण ये है कि हमारी जो है लगभग 74% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर या उसकी रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए। इसके अलावा जो हमारी गैंगटिक प्लेन है ना, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और जो तीसरा कारण है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा, जो पुअर पॉपुलेशन है वो बहुत माल नॉरिश्ड है ना, इसलिए उन्हें न्यूट्रिएंट रिच फूड चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर क्या है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर 2019-20 की बात करें तो जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चर का या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कह लीजिए, वो स्टेट की जीएसडीपी का लगभग 18.7% रहा। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और इसमें बात करें अगर सिर्फ लाइफ स्टॉक की, तो सिर्फ लाइफ स्टॉक की स्टेट की जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 6% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से क्या ये इनकम जनरेशन और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे लोगों को, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। अगर हम ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें तो वो लगभग 74.06 लाख हेक्टेयर था 2018-19 में। और जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी थी वो 144%। और अगर हम इस बार की बात करें 19-20 में, तो बिहार ने इस बार जो है रजिस्टर किया है सब्सटेंशियल रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन में 163.8 लाख टन का हमने फूड प्रोड्यूस किया है। जब हम केवल एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं, जो 7 निश्चय 2 है जिसमें हर खेत को पानी एक निश्चय है, उसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि हर फील्ड को पानी दिया जाए। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर रोड मैप 3 है जो कि 2017 से 22 के ऊपर है, उसमें भी फोकस किया गया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें, है ना, बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करें और सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएँ। प्लस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है क्रेडिट गारंटी क्रेडिट सपोर्ट दिया जाए हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स को। ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया इस चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं, पूरा मेन चैप्टर देखते हैं क्या है। देखिए, जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो गोल नंबर 2 है, टू एंड हंगर एंड पॉवर्टी, उसमें भी बोला गया है कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाना चाहिए ताकि जो है हंगर को और पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। और एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी स्टेट का हो सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सकें, है ना। एग्रीकल्चर से क्या हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं, प्लस पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी मददगार है ये। और बिहार के लिए तो, बिहार तो बेसिकली रूरल इकॉनमी है। हमारे यहाँ क्या है लगभग 11% ही लोग तो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, मोर देन 88% क्या है वो रूरल एरिया में रह रहे हैं। और 75% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में ही जुड़ी हुई है। अगर सेंसस 2011 की बात करें तो हमारी 75% बिहार की पॉपुलेशन जो है वो एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है। अर्बनाइजेशन हमारे 11.3% ही है, ठीक है। और 2000 में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, जो मिनरल रिसोर्स जो रिच रीजन थे वो चले गए कहाँ, झारखंड में। इस वजह से बिहार के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर बहुत ही क्रूशियल है। इसी को डेवलप करने पे ही कुछ होगा। तो ये CAGR कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग की 4.5% रही पिछले 2015-16 से 2019-20 तक। अब हम सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 20% जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है हमारे स्टेट के GSDP को कंट्रीब्यूट करता है। और ओवरऑल जो एनुअल ग्रोथ रेट रही है इस बार 4.5% रही है 2015-16 से 2019-20 तक एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर का शेयर है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो शेयर है वो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो बिहार इकॉनमी ओवरव्यू में कि जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है GSDP में वो डिक्रीज़ हो रहा है, सेकेंडरी का लगभग बराबर ही है लेकिन हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, और टर्शरी का तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखते हैं। देखिए, अगर सब सेक्टर्स की बात करें एग्रीकल्चर में तो जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो है लाइफ स्टॉक सेक्टर की, जो कि 9.1% है।
उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में। अगर 2019-20 की बात करें तो हमारा जो जीएसडीपी का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा था वो था क्रॉप सेक्टर। ठीक है, सब सेक्टर्स की बात चल रही है यहाँ पे। और लोवेस्ट कौन था? फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। देखिए क्रॉप और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बिहार की एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है हमें तो। और आते हैं लैंड रिसोर्सेज, देखते हैं लैंड रिसोर्सेज कहाँ हैं, क्या क्या हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें लेबर, कैपिटल, लैंड, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और बिहार में बहुत अच्छी लैंड रिसोर्सेज है ना, फर्टाइल सॉइल है गैंगटक प्लेन में, जिसकी वजह से क्या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल काफ़ी आसान रहता है। और हमारा स्टेट जो है लैंड लॉक्ड है। लगभग 8.6% जो है नेशन की पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए बिहार का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। क्योंकि हमारा देखिए अगर एरिया की बात करें तो हमारा एरिया लगभग 3% ही है इंडिया के टोटल एरिया का, और हमें पॉपुलेशन जो है जिसे सस्टेन करना है वो 8.6% है। और इंडिया में जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी वो केवल 382 है, और बिहार की बात करें तो 1106 है, तो हमारे यहाँ मोर माउथ टू फीड है ना। तो इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और हमारी रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है। इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, ये भी रीज़न है। तो अब देख लेते हैं हमारे लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है। लगभग लगभग 56% जो हमारा लैंड जो है बिहार का वो कल्टीवेशन में यूज़ हो रहा है क्रॉप के। इसका मतलब कितना है? 44% कहाँ यूज़ हो रहा है? नॉन मतलब कल्टीवेशन नहीं हो रहा 44% में। नेट सोन एरिया 51.67 लाख हेक्टेयर है। ये प्री में पूछा जा सकता है नेट सोन एरिया कितना है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। और ग्रॉस की बात कर लें तो 74.06 लाख हेक्टेयर है। टी क्रॉप्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टी क्रॉप्स कितना हेक्टेयर है, लेकिन ये याद कर लिए नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है हमारे यहाँ। देखिए परमानेंट पैस्चर केवल 0.2% है, ये आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में पूछे जाना मुश्किल है। जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 6.6% है हमारे जोग्राफिकल रीजन का, है ना। 6.22 लाख हेक्टेयर ये प्री में पूछा जाने की संभावना है। और जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वो है 23% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। और टोटल अनकल्चरेबल लैंड है ना, ये तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो गया, और टोटल अनकल्चरेबल कितना हो गया? 44%। 56% में हम क्रॉप ग्रो ही कर रहे हैं। देखिए 11.9% जो है वो टोटल फैलो लैंड में आ रहा है। इस वजह से जो है देखिए अर्बनाइजेशन, लास्ट डिकेड में अर्बनाइजेशन हो रहा है और स्पीड अप हुआ है थोड़ा, भले 0.9% ही हुआ हो, 1% से कम ही अर्बनाइजेशन रेट पिछले डिकेड की, लेकिन अर्बनाइजेशन हो तो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इस वजह से क्या है हाउसिंग की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इस वजह से क्या लैंड जो है एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी जगह हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में जा रही है। इसी जैसे नेट सोन एरिया में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है। देखिए ये बेसिकली आप बना सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं नेट सोन एरिया कितना है ना, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट कितना है, कल्चरेबल वेस्ट कितना है, फैलो लैंड कितनी है। नेट सोन एरिया जो है अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है? ईस्ट चंपारण में, और लोवेस्ट है शिवहर में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी शिवहर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर अनकल्टिवेबल लैंड बात करें तो सबसे ज़्यादा गया में है। देखिए पहाड़ वहाड़ काफ़ी ज़्यादा हैं उधर, है ना। कैमूर की बात करें, कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण और गया। कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण और गया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं लगभग बिहार का जितना भी फॉरेस्ट है उसका 60% है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण और गया, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के 60% एरिया हो जाता है बिहार के फॉरेस्ट का। और रोहतास और बक्सर, रोहतास सासाराम जिसका हेडक्वार्टर है, रोहतास और बक्सर जो है उसमें 1% से भी कम फैलो लैंड है टोटल एरिया, मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है। और गया और अररिया में 25% से भी ज़्यादा है, मतलब ये सुटेबल नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं लैंड होल्डिंग।
हमारे यहाँ क्या है, जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग है वो 97% थी 2015-16 में। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग, ये आप मेंस में आंसर फैक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, अर्बनाइजेशन का, लैंड रिसोर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वजह से लैंड होल्डिंग की भी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए बंटवारा हो रहा है परिवार में, तो अभी तो लैंड होल्डिंग जो है फ्रेगमेंट हो रही है। इस वजह से एवरेज साइज जो है लैंड होल्डिंग का वो लगभग 2 सेंसस पीरियड में 0.39 हेक्टेयर के अराउंड ही रहा है, जो कि ऑल इंडिया एवरेज का 1/3 मान लीजिए, है ना, क्योंकि 0.39 है, 0.4 मान लीजिए, ये 1.08 है ऑलमोस्ट। तो ये कितना कम है ऑल इंडिया के कंपैरिजन। और जो है हमारे यहाँ नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है ना, उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड होल्डिंग्स का, इसमें यही बताया गया है। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ क्रॉप सेक्टर का क्या मतलब ट्रेंड है और हॉर्टिकल्चर का। देखिए, हमारे एलुवियल सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है ना, काफ़ी ज़्यादा सरफेस और ग्राउंड वाटर है हमारे यहाँ। इसके अलावा टोपोग्राफी फेवर करती है, लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से क्या है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी सही है और यहाँ पे ग्रोथ की प्रबल संभावना है। हमारे यहाँ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। नॉर्थ ईस्ट में 8, नॉर्थ वेस्ट में 13 और साउथ में 17। देखिए, इसका आप बिहार का मैप बना करके अगर दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एक सिंपल सा बिहार का मैप बनाइए। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट और यहाँ हो गया आपका साउथ, है ना। इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम दिखा दीजिए तो आपको काफ़ी नंबर मेंस में मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। जितने ज़्यादा मैप फ्लो चार्ट ये सब बनाएंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। तो इस वजह से हमारे क्या डाइवर्सिफाइड क्रॉप का कल्टीवेशन होता है। फूड ग्रेन्स, राइस, वीट, मेज, ये हो गई, है ना। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खरीफ सीज़न है हमारे यहाँ, राबी सीज़न है, जायद है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है और गवर्नमेंट के डेडिकेटेड एफर्ट की वजह से ही हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। और इसका सीधा एग्जांपल है रोड मैप जो 3rd है, इस पर भी हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, है ना। क्रॉप सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट के, कोऑपरेटिव्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, स्टोरेज है, फूड प्रोसेसिंग है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान है स्टेट गवर्नमेंट का। इसके अलावा एग्री रोड मैप में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी फोकस किया गया है, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की गई है ताकि सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन बिहार में आ सके। क्रॉप सेक्टर देख लेते हैं। तो ये हमारे क्रॉपिंग पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है ना। सीरियल, पल्सेस, ये सब एलुवियल ऑयल की जैसे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर केन, कोर्स सीरियल, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सब हमारे यहाँ अच्छे से लगते हैं। गैंगटिक प्लेन है हमारे यहाँ, एलुवियल सॉइल है, बढ़िया। और हमारी जो इकॉनमी है वो सब्सिस्टेंस बेस्ड इकॉनमी है, जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो सब्सिस्टेंस बेस्ड है, मतलब अपने जितना खाता है उतना ही उगाता है। और 87.4%, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 87.4% जो ग्रॉस क्रॉप एरिया का है वो केवल सीरियल्स हैं, उसमें केवल सीरियल उगाया जाता है। पल्सेस जो हैं वो केवल 6.7% उगाई गई 2019-20 में। और पल्सेस में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ना। प्री में पूछा सकता है कि पल्सेस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि नहीं है। इसके अलावा अगर एरिया अंडर ऑयल सीड है ना, तो वो उसमें मिक्स्ड पिक्चर है, वो लगभग 5 साल से फिक्स रही है 1.6% टोटल क्रॉप एरिया का। शुगर केन जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है और वो 3.3% है ग्रॉस क्रॉप एरिया की। इसके अलावा डिक्लाइनिंग शेयर है ना, लो मार्केट डिमांड जूट और मिस्टा का भी ग्रॉस क्रॉप एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में डिमांड इनकी कम है। अब देख लेते हैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो क्लाइमेट काफ़ी कंड्यूसिव है ना, वाटर रिसोर्स अवेलेबल है सरफेस पे भी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है ना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इनपुट सपोर्ट, मैकेनाइजेशन, इसकी वजह से यील्ड जो है वो फूड और नॉन फूड क्रॉप दोनों की ही बढ़ रही है। और बिहार में क्या सब्सटेंशियल इंक्रीज़ रहा फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। 2015-16 में ये 145 लाख टन था, अभी 2019-20 में क्या है 163 लाख टन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, 163 लाख टन, जो कि एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारी 1.14% रही। और इस ग्रोथ का एक रीज़न ये भी था कि जो भाई
प्रोडक्टिविटी है सीरियल्स की, वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ की, वो 2.04% से। इसके अलावा हम इंक्रीजिंग ट्रेंड देखते हैं प्रोडक्शन में वीट में भी, मेज़ में भी, है ना, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा जो मेज़ में प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है उसका रीज़न है राबी मेज़ में इंक्रीज़ उसके प्रोडक्शन में, और सब्सटेंशियल इंक्रीज इन मेज़ प्रोडक्टिविटी, जो मक्के की प्रोडक्टिविटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया पिछले 4-5 सालों में हमने। देखिए जो कॉमर्शियल वैल्यू है मेज़ की, आजकल देखिए आपने भी खाया होगा, वो पफ आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में, है ना, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में मेज़ काफ़ी यूज़ हो रहा है, कॉर्न में, है ना, सब्जी में भी कॉर्न बन रहा है, कई जगह बन रहा है। तो इस वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी, इसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा राइस की प्रोडक्टिविटी भी मार्जिनल इंक्रीज़ की है। देखिए मार्जिनल इंक्रीज सब में वो है लगभग। और राइस में जो है हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो SRI टेक्निक है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वाटर कम यूज़ हो, है ना, और प्रोडक्टिविटी बढ़े। इससे सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा जो है मिलेट्स में, स्मॉल मिलेट्स में भी हमने ग्रोथ पाई है, और स्टेट गवर्नमेंट इंकरेज करी ताकि लोग क्वालिटी सीड यूज़ करें और उससे पल्सेस उगाएं और उन्हें क्या, जो हाइयर प्राइस जो है वो रीप कर सकें। देखिए अगर क्वालिटी सीड होगी तो वो पेस्ट अटैक को भी कर्टेल कर लेगा और हाई यील्ड देगा। वो गवर्नमेंट इंश्योर कर रहा है कि हाइब्रिड सीड जो है कल्टीवेटर्स तक पहुँचे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े ओवरऑल। देखिए जो ऑयल सीड है उनका प्रोडक्शन मार्जिनली क्या है, डिक्रीज़ हुआ है मार्जिनली, ठीक है, जिसमें कैस्टर सीड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इनमें ना प्रोडक्शन मतलब इनका बढ़ा है, बाकी सबका घटा है। और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लिनसीड और सनफ्लावर, है ना, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हुई है मस्टर्ड और रेप सीड में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी केवल लिनसीड और सनफ्लावर की घटी है, बाकी सबकी बढ़ी है। इसके अलावा जो है जूट और मेस्टा, है ना, इनकी प्रोडक्टिविटी में भी ड्रॉप आया है। देखिए जूट का प्रोडक्शन में भी ड्रॉप आया, प्रोडक्टिविटी में भी ड्रॉप आया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे डिमांड लो है जूट एंड मेस्टा की। ये वही चार्ट दे रखे हैं, है ना, यहाँ प्रोडक्टिविटी कितनी थी, इतना में मैथमेटिक्स में नहीं जाना है। देखिए हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो पुअर हैं, पॉवर्टी के बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रही है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक बता रही है, फार्मर्स को ट्रेन कर रही है, एग्री रोड मैप ला रखी है। इसके अलावा जो एक एग्री रोड मैप में एक बात थी ऑर्गेनिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की, वो रिवर गंगा के किनारे होगा और वहाँ पे ताकि फार्मर्स को एजुकेट किया जा सके और वो अडॉप्ट करें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम हो जाएगा, है ना, और क्या इनकी